अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ डिस्कोर्स। तो आज हम देखेंगे कि डिस्कोर्स क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है और टेक्स्ट और डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो डिस्कोर्स को स्टडी करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये डिस्कोर्स से क्लोजली रिलेटेड होता है। तो कंटेक्स्ट रेफर्स टू द लार्जर सिचुएशन और इन्वायरमेंट इन विच अ टेक्स्ट और अटरेंस इज़ प्रोड्यूस्ड। देखिए, मैं पहले आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि कंटेक्स्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कहते, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को मिलाकर आप उनके लिए एक सिंगल टर्म यूज़ करते हैं, कंटेक्स्ट, ठीक है। तो आपकी अटरेंस जब आप बोल रहे होते हैं, उसके आसपास की हर चीज़ है जो उस टेक्स्ट के मीनिंग को या उस अटरेंस के मीनिंग को चेंज कर सकती है, वो उसका कंटेक्स्ट है, ठीक है। उसके अंदर बोलने वाले पर्सन आ जाते हैं, उनका सोशल रोल आ जाता है, बात किस मकसद के लिए की जा रही है, बात को करने वाला कौन है, बात को सुनने वाला कौन है। ये सब चीज़ें जो भी टेक्स्ट के मीनिंग को इफ़ेक्ट करती हैं या चेंज कर सकती हैं, उन सारों को हम कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से मीनिंग को चेंज करती हैं, ये हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो कंटेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। मैंने आपको बोला कि कंटेक्स्ट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती, हर वो चीज़ जो टेक्स्ट और अटरेंस के मीनिंग को इफ़ेक्ट करती है वो कंटेक्स्ट होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपकी फिजिकल सेटिंग आ जाती है, जिसके अंदर टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंटरेक्शन, किस जगह पर बात हो रही है, एज वेल एज अ फिजिकल सराउंडिंग सच एज रूम और लोकेशन वेयर द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। बात किसी क्लासरूम में हो रही है या बात किसी ऑफिस में हो रही है, लोगों का जो इंटरेक्शन है वो किसी स्टेडियम में हो रहा है या किसी स्टूडियो में हो रहा है। तो सोशल सेटिंग्स, ठीक है। सोशल सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सोशल रोल्स आ जाते हैं लोगों के। एक आदमी है, वो एज अ टीचर है, या वो कोई प्रीस्ट है, या वो कोई शॉपकीपर है। जब आप किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखते हैं कि स्पीकर कौन है, लिसनर्स कौन है, राइटर कौन है, रीडर कौन है। जैसे कि अब स्पीकर्स का रिलेशनशिप आपस में क्या है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है या एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप भी स्पीकर्स का देखा जाता है। जैसे कि उनकी जेंडर, उनकी एज, उनका रिलीजन, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, उनकी सोशल क्लास। देखिए, अब स्पीकर्स जो हैं वो किस तरह से मीनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे एक यूनाइटेड स्टेट का पर्सन है और वो कह रहा है आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, ठीक है। इट्स मीन कि ही इज़ फीलिंग सैड टुडे, ठीक है। अब जो कोई भी उसके कल्चर से बिलोंग करता होगा उसको इस बात का पता होगा, लेकिन अगर वो किसी स्पेनिश स्पीकर से बात कर रहे हैं तो वो उसके मीनिंग को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो एज इट इज़ इसको स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, बेशक आप इसे अगर आप उर्दू या हिंदी में करके देखें तो आपको भी इसकी सेंस ना बने, क्योंकि आपके कल्चर में, आप अपने कल्चर में इस टर्म से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से स्पीकर्स कैन इन्फ्लुएंस द वे दे कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट मैसेजेस। देखिए, नेक्स्ट देखें डिस्कोर्स सेटिंग। नेक्स्ट आप ये देखते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में है। आपके पास वो कोई कन्वर्सेशन है, कोई लेक्चर है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट है। सबकी लैंग्वेज ना उसकी पर्पस के लिहाज से, उसकी ऑडियंस के लिहाज से डिफरेंट होगी। एक लेक्चर के अंदर जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे वो बड़ी डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी होगी, क्योंकि आप अपने लेक्चर के अंदर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझा सकें। लेकिन अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज इतनी एक्सप्लेनेटरी नहीं होगी। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी कंटेक्स्ट में शामिल होती हैं, क्योंकि ये भी आपकी लैंग्वेज को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका पैराग्मेटिक सेटिंग्स। जैसे आपका पर्पस और गोल क्या है बात करने का, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, आप किसी को किसी बात के लिए कन्विंस करना चाह रहे हो, या आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, या आप कोई किसी को कमांड दे रहे हो, सब में आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। तो जब आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें भी उसके कंटेक्स्ट में आती हैं। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के मीनिंग को चेंज कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके मीनिंग को बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस है आई एम सॉरी। ये एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला, तो वो मीन्स अपॉलॉजी हो सकती है, ठीक है। अपनी किसी भी माइनर मिस्टेक के लिए आप अपने फ्रेंड को सॉरी बोल रहे हो। लेकिन अगर यही सेंटेंस बोला जाए एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अगर पेशेंट्स की फैमिली को बोल रहा है कि आई एम सॉरी, अब सेंटेंस तो सेम था लेकिन देखें उसका मीनिंग कितना चेंज हो गया। तो इस तरह जब कंटेक्स्ट बदला, मीन्स के बोलने वाला बदला, सुनने वाला बदला, उनका आपस में रिलेशनशिप बदला, तो किस तरह सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। आई हैव टू रन। अब इसको देखें, अब पहले एक कंटेक्स्ट में आप मीटिंग में है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय से मीटिंग कर रहा है, लेकिन वो उसको अचानक बोलता है कि आई हैव टू रन, इट्स मीन आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें उसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया।
जिम में है अगर कोई फ्रेंड और वो अपने दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि आई हैव टू रन, इट्स मीन शायद वो एक्सरसाइज करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन, अब फिर कंटेक्स्ट चेंज हो गया, एक फ्रेंड दूसरे से बात कर रहा है आई हैव टू रन, मीन कि उसको कहीं जाना है। तो तीनों सिचुएशंस में किस तरह से सेंटेंस चेंज हुआ डिपेंड करता है सोशल रोल्स पर, सोशल पोजीशन पर, पर्पस पर और बाकी सारी चीज़ों पर जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस की। तो उम्मीद करती हूँ आपको कंटेक्स्ट की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स रेफर टू द लैंग्वेज दैट गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेज एंड इज यूज्ड इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। देखिए डिस्कोर्स के लिए आपने एक वर्ड हमेशा याद रखना है कि डिस्कोर्स के अंदर कंटेक्स्ट हमेशा इंक्लूड होता है। कोई भी टेक्स्ट है जब आप उसे रीड कर रहे हैं, अगर आप उसको उसके कंटेक्स्ट के साथ मिला कर पढ़ रहे हैं या वो सेंटेंस या वो पर्टिकुलर वर्ड अपने कंटेक्स्ट में है तो इट्स मीन वो डिस्कोर्स है। एक सिंगल वर्ड पे डिस्कोर्स हो सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे की रीडिंग बुक के ऊपर लिखा हुआ है ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे एप्पल एक वर्ड है, ठीक है, जस्ट एक वर्ड है, टेक्स्ट है, यहाँ पर वो डिस्कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप किसी फ्रूट शॉप पर खड़े हैं और वहाँ एक पर्टिकुलर शेल्फ के ऊपर लिखा हुआ है एप्पल, तो वहाँ पर वो एक कम्युनिकेटिंग पर्पस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन वहाँ पर वो वर्ड अपने कंटेक्स्ट में है। तो कोई भी वर्ड जो अपने कंटेक्स्ट में होता है मीन्स कि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, जब आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो आपका डिस्कोर्स होता है, ठीक है। अब डिस्कोर्स होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग, जब आप कोई पर्टिकुलर अपनी बात, अपना आइडिया, मीनिंग कन्वे करें। इट कैन बी अ वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और इवन लॉन्गर टेक्स्ट, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स कंटेक्स्ट, तो उसके अंदर कंटेक्स्ट का होना जरूरी है। इफ़ अ वर्ड इज यूज्ड इन आइसोलेशन विदाउट एनी कंटेक्स्ट और मैसेज बीइंग कन्वेड, इट मे नॉट बी कंसिडर्ड अ डिस्कोर्स। देखिए डिस्कोर्स का मतलब यही होता है ना, कम्युनिकेशन करना। लेकिन अगर एक वर्ड आइसोलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आसपास और कोई वर्ड नहीं है, अब मतलब कि कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि वो डिस्कोर्स नहीं है। अब देखें कहीं पे अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर भी वो सेंटेंस डिस्कोर्स हो सकता है क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन सोशल कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग एनालाइजिंग हाउ स्पीकर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग, शेप सोशल आइडेंटिटीज एंड निगोशिएट पावर रिलेशंस थ्रू देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। देखें यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज़ करना सोसाइटी के अंदर, सोशल कंटेक्स्ट में के अंदर, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज यूज़ है, देखिए डिस्कोर्स को एनालाइज करना मीन्स कि आपका जो लैंग्वेज यूज़ है, आपका जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है, उसको एनालाइज करना सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यही है सिंपली डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि एक पॉलिटिशियन है, वो स्पीच दे रहा है, तो आप अब उसकी स्पीच को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो अब वो सिर्फ जो आपके पास पेज पे एक लिखी हुई है ना, वो सिर्फ एक टेक्स्ट है। लेकिन जब आप उसे रिलेट करेंगे उसके कंटेक्स्ट के साथ, मीन्स के उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो कौन थी, पर्टिकुलर स्पीच का पर्पस क्या था, उसने अंदर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, उसने किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए, वो किस तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स इवोक करना चाहता था अपनी ऑडियंस के अंदर, अपने लिसनर्स के अंदर, उसने लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की, उसकी वोकैबुलरी किस तरह की थी, वो उसका जो टोन है वो डिफेंसिव थी या वो कोई रिक्वेस्ट कर रहा था या वो कोई कमांड दे रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उनका कंटेक्स्ट है। और इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना उनसे बेटर मीनिंग निकालने के लिए, ठीक है। उसकी सोशल पोजीशन क्या है, क्या वो कोई प्राइम मिनिस्टर है या वो कोई प्रेसिडेंट है या वो कोई एमएनए है, उसकी सोशल पोजीशन क्या है, ठीक है। उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, और जिस कम्युनिटी से वो बात कर रहा है उनका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो उसकी सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं या वो कोई माइनॉरिटी ग्रुप से बात कर रहा है। तो उस स्पीच का प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स। टेक्स्ट refers to any written or spoken language that has a specific structure and conveys meaning such as sentence, paragraph और essay। टेक्स्ट के लिए ना आपके लिए आप कंटेक्स्ट को नहीं देखते, जब आप टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस है, उसके अंदर किस किस वर्ड का यूज़ हुआ है, वर्ड्स आपस में किस तरह रिलेट कर रहे हैं, ग्रामर ठीक है या नहीं, पंक्चुएशन ठीक है या नहीं, वोकैबुलरी किस तरह की यूज़ हुई है, और उन वर्ड्स का आपस में अरेंजमेंट, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपस में अरेंज होकर एक सेंटेंस बना रही हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स सोशल इंटरेक्शन, पावर रिलेशंस एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल से जो CDA वाला लेक्चर होगा उसके अंदर बात करूँगी। फिलहाल टेक्स्ट और डिस्कोर्स का डिफरेंस समझने के लिए ना ये इतना काफ़ी है।
तो इन सिंपल वर्ड्स टेक्स्ट रेफर टू द स्पेसिफिक वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पीस ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स रेफर्स टू द ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने डिफरेंस लिखा है टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स का। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉन इंटरेक्टिव नेचर। ठीक है, टेक्स्ट जो है ना वो इंटरेक्टिव नहीं होता। इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है, आप अपनी बात कह रहे हो और अगले की बात सुन रहे हो। ठीक है, ये इंटरेक्शन होती है। तो टेक्स्ट क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ये नॉन इंटरेक्टिव इन नेचर होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि एक रीडिंग बुक के ऊपर अगर वर्ड एप्पल लिखा हुआ है ना तो वो टेक्स्ट है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव नहीं है, मैं उससे कोई मीनिंग नहीं निकाल पा रही या इंटरेक्ट नहीं कर पा रही उस बात से। ठीक है, वहाँ पे उसका मकसद सिर्फ ये क्या है कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अ स्पोकन रिटन और विजुअल ऑडियल फॉर्म कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज इंटरेक्टिव इन नेचर। डिस्कोर्स जो है वो इंटरेक्टिव होता है, एजेंट क्रूशल नहीं होता टेक्स्ट के अंदर, जबकि डिस्कोर्स के अंदर एजेंट इज़ क्रूशल। एजेंट वो पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया। नॉन इंटरेक्टिव इन नेचर और डिस्कोर्स इज इंटरेक्टिव इन नेचर। टेक्स्ट के अंदर आप क्या एनालाइज करते हो, ग्रामेटिकल कोहेजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आर एनालाइज। तो टेक्स्ट यूजुअली इन रिटन फॉर्म, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि रिटन फॉर्म में ही हो, स्पोकन टेक्स्ट भी होता है। और डिस्कोर्स कैन बी आइदर इन रिटन, वर्बल, विजुअल और ऑडियो फॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट की एग्जांपल देखिए, प्रेस रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ईटीसी। क्योंकि अब ये देखिए ये सारी चीज़ें आप इंटरेक्टिव नहीं होती। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक मीनिंग कन्वे कर रही हैं। और डायलॉग्स, कन्वर्सेशंस, यानी कि जिन चीज़ों को आप कंटेक्स्ट के साथ मिलाकर पढ़ते हो वो आपका डिस्कोर्स है। ठीक है, टेक्स्ट डिस्कोर्स हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट डिस्कोर्स हो सकता है जब आप उसे उसके कंटेक्स्ट के साथ मिला दोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने हर चीज़ को डिटेल से समझाने की कोशिश की है एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको इसमें कोई भी एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।